हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। जी हाँ फ्रेंड्स, और आज का जो हमारा लेसन रहेगा वो रहेगा लेसन 2। अगर आपने लेसन 1 का वीडियोस नहीं देखा है, क्योंकि हम बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं, तो आप सभी का लिंक जो मतलब फर्स्ट लेसन का है, आप सभी को लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हो। और आज का जो हमारा लेसन रहेगा वो लेसन 2 रहेगा, जिसका नाम है कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास किस तरीके से हुआ, क्या पूरा प्रोसेस रहा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जिसने सब्सक्राइब कर लिया उनको थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पाषाण या जिसे प्रस्तर काल भी कहा जाता है, ताम्र एवं कांस्य युग एवं लव युग, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ हम कुछ इंपोर्टेंट देख लेते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग कब से मानी जाती है। तो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, क्योंकि प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, आप इसका आंसर करेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है, ठीक है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि सर्वप्रथम जीवन का प्रारंभ जल में एक कोशिकीय प्राणी के रूप में हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, दूसरा प्रश्न ऐसे आ सकता है कि सर्वप्रथम जीवन का प्रारंभ किसका हुआ था, ठीक है। तो वो हुआ था एक कोशिकीय प्राणी, यानी जो जल में रहते हैं उनका हुआ था, जिसमें न तो हड्डी थी और न ही मांस था, ठीक है। इन प्राणियों को धीरे धीरे विकास हुआ, जैसे मछली, केंकड़े, सांप आदि जानवर पृथ्वी पर उत्पन्न हो गए। इन प्राणियों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो शुरुआती बिंदु है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। और सबसे पहला जो जीवन प्रारंभ हुआ था वो जल में रहने वाले एक कोशिकीय प्राणी का हुआ था, जिसमें ना तो हड्डी थी और ना ही मांस। उसके बाद धीरे धीरे विकास हुआ उनका, उसके बाद मछली, केंकड़े, ठीक है, सांप इस तरीके से पृथ्वी पर उत्पन्न हो गए, और इनको अपना जीवन यापन करने के लिए मतलब समय के अनुसार संघर्ष करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ की चर्चा के उपरांत आप इस पे चर्चा कर सकते हो कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास कैसे हुआ। चर्चा उपरांत प्रशिक्षु स्पष्ट करें कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के पश्चात ही मानव का जन्म हुआ। मानव ने पूर्ण विकसित होने में लंबा समय बिताया। मानव शुरुआत में बानरों के समान रहता था, परंतु धीरे धीरे उसने पैरों पर चलना सीखा। मानव के मस्तिष्क के साथ ही मानव ने साथ साथ रहना तथा प्रकृति द्वारा उपलब्ध विभिन्न खाने वस्तुओं का प्रयोग करना भी सीखा। जैसे कि आप इस चित्र के माध्यम से बहुत ही आसानी के साथ समझ सकते हो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले किस तरीके से छोटा था प्लस एकदम जैसे कि वानर जैसे, है ना। उसके बाद जैसे कपे भी बोला जाता है, ये भी उससे थोड़ा विकसित हुआ, तो ठीक। उसके बाद ऐसे हुआ, फिर इस तरीके से, फिर मानव के जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। और ये पूरा मानव की तरह दिखने लगा। तो ये रहता है पूरा मानव का विकास क्रम, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, और इसमें बहुत ही कंफ्यूज होता है। तो ये जितने भी आपके डाउट्स, कंफ्यूजन है, ये सारे आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप चाहो तो फिगर क्लिक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। अब देखिए मानव विकास के इसी क्रम में लगभग, ठीक है, मानव विकास के इसी क्रम में लगभग 40,000 वर्ष पूर्व वर्तमान मानव का आविर्भाव हुआ, जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है, ठीक है।
होमोसेपियंस यानी मानव विकास के इसी क्रम में लगभग 40,000 वर्ष पूर्व वर्तमान मानव का आविर्भाव यानी उसका अस्तित्व आया, जिसे होमोसेपियंस कहते हैं। होमोसेपियंस क्या है? तो ये एक लैटिन शब्द है जिसका जो अर्थ होता है बुद्धिमान मानव। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि होमोसेपियंस का शब्द कौन सा है, तो वो लैटिन शब्द है, और होमोसेपियंस का अर्थ क्या है, तो वो है बुद्धिमान मानव। इस बुद्धिमान मानव ने आग का प्रयोग करना, घर बनाना भी सीख लिया। इसी प्रकार मानव संस्कृति का विकास होना प्रारंभ हो गया और विभिन्न स्थानों पर रहने वाले मानवों के समुदायों की संस्कृतियों का सामूहिक विकास होने पर मानव सभ्यता का जन्म हुआ। तो सबसे पहला जो अस्तित्व में आया वो था होमोसेपियंस। ठीक है, जो इसका होमोसेपियंस का नाम होता है, जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान मानव। ठीक है, और इसी बुद्धिमान मानव ने आग का प्रयोग करना और घर बनाना भी सीख लिया था। इसी प्रकार मानव संस्कृति का विकास होना प्रारंभ हो गया और विभिन्न स्थानों पर रहने वाले मानव के समुदायों के संस्कृतियों का सामूहिक विकास होने पर मानव का सभ्यता जन्म हुआ। क्लियर? अब देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ चर्चा कर सकते हो कि प्रशिक्षु चर्चा करें कि प्राचीन सभ्यता के इस क्रमिक विकास को किन 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं, पाषाण काल, ताम्र एवं कांस्य युग, लौह युग। और आप सभी को पता है पाषाण काल को भी विभक्त किया गया है। ठीक है, तो हम पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्राचीन सभ्यता के क्रमिक विकास में इसको 3 भागों में विभाग किया गया। सबसे पहला प्रश्न तो यही आ सकता है कि प्राचीन सभ्यता के इस क्रमिक विकास को किन 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि प्राचीन सभ्यता के इस क्रमिक विकास को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें सबसे पहला पाषाण काल, फिर ताम्र एवं कांस्य युग, उसके बाद लौह युग आता है। अब हम जानते हैं कि पाषाण काल क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, पाषाण काल, ठीक, पाषाण काल का तात्पर्य उस काल से है जब मनुष्य अपने औजार तथा अपनी आवश्यकता की अन्य जो वस्तुएं थे वे पत्थर के ही बनाते थे। ठीक है, तो देखिए जो पाषाण काल के लोग थे, ठीक है, वो अपने जीवन यापन के लिए पत्थरों का औजार बनाते थे। ठीक है, और पुरातत्ववेताओं की धारणा है, मतलब जो खोज किए हैं उन्हें पुरातत्व कहते हैं, जो खोज मतलब उसका अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातात्विक कहते हैं। ठीक है, तो पुरातत्ववेताओं की धारणा है कि मानव का जन्म पत्थर की ही कठोर भूमि पर हुआ था। जब मानव ने पहली बार अपनी आंखें इस पृथ्वी पर खोली तब अपनी रक्षा के लिए उसे पत्थर ही मिला। उन दिनों मानव बिल्कुल असभ्य था और जंगली जीवन व्यतीत करता था। और आप सभी को पता है कि जंगली जीवन कैसा होता है। फिलहाल आज के टाइम में तो कोई ऐसा ही व्यक्ति है जो जंगली जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, परंतु धीरे धीरे उसने सभ्य जीवन की ओर बढ़ना शुरू किया और इसलिए व्यापक अर्थ में पाषाण काल मानव सभ्यता के उस ऊषा काल को कहते हैं जब वह अपनी आवश्यकताओं की सभी चीजें पत्थर की बनाता था और उसने धातु का प्रयोग करना नहीं सीखा था। क्लियर? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप पाषाण काल के बारे में लिख सकते हो कि पाषाण काल जैसे कि जो जो पुरातात्विक लोग हैं उनकी धारणा है कि जो उनका जन्म हुआ तो वो पत्थरों में ही जन्म हुआ। उनका जो सबसे पहले वो पृथ्वी पर जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने पत्थर को देखा और उनकी आवश्यकता या उसकी पूर्ति जो पत्थर से ही हो सकती थी उसका औजार बनाते थे ताकि वो शिकार कर सके। ठीक है, तो यही ये कह रहा है। फिर उनका विकास हुआ जिसे आप कह सकते हो कि पाषाण काल को ऊषा काल भी कहा जाता है। ठीक है, और जो पाषाण काल के लोग थे वो पत्थर का ही प्रयोग करते थे, धातु का प्रयोग करना नहीं सीखा था। क्लियर?
अब देखिए, सर्वप्रथम 1863 ईस्वी के लगभग हुए अनुसंधानों के आधार पर रॉबर्ट बुशफूट ने पाषाण काल को 2 भागों में विभक्त कर दिया। अब देखिए, प्रश्न यहाँ से ये ऐसे आ सकता है कि सर्वप्रथम 1863 ईस्वी के लगभग अनुसंधानों के आधार पर, जिनका नाम है रॉबर्ट बुशफूट ने पाषाण काल को 2 भागों में विभक्त किया। तो किसने 2 भागों में विभक्त किया था पाषाण काल को? तो रॉबर्ट बुशफूट ने कब किया था? तो 1863। किस आधार पर? तो अनुसंधानों के आधार पर। ठीक है, इससे 3 पॉइंट्स इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो रॉबर्ट बुशफूट थे, उन्होंने 1863 ईस्वी में पाषाण काल को अनुसंधान के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया, जिसे एक का नाम दिया पूर्व पाषाण काल और दूसरे का नाम दिया नव पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल को 2 भागों में, पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल। क्लियर? परंतु इन 2 कालों के मध्य सभ्यता के विकास के दृष्टिकोण से पर्याप्त अंतर था। मतलब कि जो आपका ये फर्स्ट जो रॉबर्ट ने इसको विभाग किया था 2 भागों में, पूर्व पाषाण काल एवं नव पाषाण काल, इन दोनों में बहुत ही डिफरेंट यानी पर्याप्त अंतर था। काफी समय के पश्चात बर्किट एवं टॉड ने उत्खननों के आधार पर दोनों कालों के बीच तारतम्य को जोड़ दिया। इसी बीच की कड़ी को मध्य पाषाण काल के नाम से अभिहित किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिक चीजें आप सभी को इसमें मिल रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इसको पाषाण काल को किसने विभक्त किया? तो रॉबर्ट बुशफूट ने विभक्त किया। ठीक है, और 1863 ईस्वी में विभक्त किया था। फिर इसने जो 2 भागों में विभक्त किया उसका नाम था, एक तो पूर्व पाषाण काल और दूसरा था नव पाषाण काल। लेकिन जो पूर्व पाषाण काल था और नव पाषाण काल था, इन दोनों में पर्याप्त अंतर था। उसके बाद जब अंतर था, डिफरेंट था, तो उसके बाद 2 राइटर वो आए जो उत्खननकर्ता बर्किट एवं टॉड। ठीक है, कौन थे? बर्किट एवं टॉड ने उत्खनन के आधार पर दोनों कालों के बीच, जो आपका पूर्व पाषाण और नव पाषाण, इन 2 कालों के बीच में एक का तारतम्य जोड़ दिया, क्योंकि पर्याप्त अंतर था, और इस बीच की कड़ी को हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, अतः वर्तमान में पाषाण काल को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो इतिहास रहा पूरा इसका विभक्त करने का, बहुत ही अच्छा रहा, और इससे बहुत ही अच्छी आप सभी को जानकारी भी मिली होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, अभी वर्तमान में वैसे क्वेश्चन आप सभी का पूछा जाएगा कि पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तब आप 3 भागों में बताएंगे। अगर रॉबर्ट बुशफूट के अनुसार तो 2 भागों में। ठीक है, मध्य पाषाण किसने जोड़ा? तो टॉड और बर्किट ने जोड़ा था। क्लियर? अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि पाषाण काल के आपके 3 पॉइंट होते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण या नव पाषाण काल। पूर्व यानी पूरा पाषाण काल इसको ही बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, अब पूरा पाषाण काल यानी पूर्व पाषाण काल के बारे में जानते हैं। पूरा पाषाण काल है क्या? ठीक है, इसमें मानव जीवन किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, ये अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसका यूज करते थे, किसका प्रयोग करते थे, क्या करते हैं, ये सब कुछ जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो कि मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल को पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी मानव सभ्यता के प्रारंभिक यानी शुरुआती काल को पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। और इस काल के मानव की जीवन की प्रमुख विशेषताएं जो थी वो इस प्रकार है। अभी आप देख सकते हो जो इनका पत्थर था वो किस तरीके से था। ठीक है, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो। पूरा पाषाण कालीन पत्थर के औजार, ठीक, उतना अच्छे नहीं थे, है ना। अभी चलिए इसके बारे में इसकी विशेषता जानते हैं। औजार कैसा था? तो पूरा पाषाण यानी पूर्व पाषाण काल का औजार, इस काल में मानव का जीवन अत्यंत
कठोर एवं संघर्षपूर्ण था। अब खुद ही से सोचिए फ्रेंड्स, शुरुआती प्रारंभिक अभी उनका मानसिक विकास भी नहीं हुआ था, वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे इसके बारे में बहुत ही उनको सोचना पड़ा होगा, तभी तो वो पत्थर मतलब बनाए होंगे, है ना। फिर सर्वप्रथम मानव ने जंगली पशुओं से अपनी रक्षा करने के लिए पत्थरों के हथियार बनाने शुरू किए। मतलब कि जंगली, क्योंकि आप सभी ने हमने शुरू में ही पढ़ा, सबसे पहले जो हुआ वो एक कोश किया, ठीक है, एक कोश किया। तो सबसे पहले एक कोश किया यानी उसमें हड्डी मांस नहीं था, उसके बाद केकड़े, सांप। तो उसके रक्षा के लिए जो पूरा पसार के लोग थे, क्योंकि जंगल में ही रहते हैं, तो फिर जंगल में रहते हैं तो उनके बचाव के लिए कुछ तो चाहिए। तो उन्होंने पत्थर देखा, ठीक है, तो पत्थर का औजार बनाया और इन हथियारों में सर्वप्रथम उसने हथौड़ा बनाया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो हथौड़ा बनाया गया था वो किस पषाण काल के, किस या क्या नव पषाण, मध्य पषाण या पूरा पषाण काल, यस पषाण काल, किस में बनाया गया? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा पूरा पषाण काल यानी पूर्व पषाण काल। यानी सबसे पहले पत्थर जो बनाया उसमें हथौड़ा बनाया था, उसके बाद कुल्हाड़ी, चाकू एवं शल्क आदि तैयार किए गए थे, ठीक है। उत्खनन से प्राप्त उपकरणों के आधार पर कहा जाता है कि इस समय के औजार जो भद्दे, बेडोल और अव्यवस्थित थे और पत्थर के औजार में लकड़ी तथा हंडियों के बेट लगे रहते थे, ठीक। तो ये आप सभी को आसानी के साथ याद हो गया। औजार पूरा पषाण काल यानी पूर्व पषाण काल का औजार कैसा था। तो फ्रेंड्स, इन्होंने अपना जीवन जीने के लिए बहुत ही अत्यंत कठोर एवं प्रयास किए हैं। इन्होंने अपने जानवरों की रक्षा के लिए, मतलब अपने आप को बचाने के लिए, जानवरों से बचने के लिए उन्होंने सबसे पहले पत्थरों का यूज किया, उसको बनाया, प्लस उन्होंने सबसे पहले हथौड़ा बनाया, उसके बाद कुल्हाड़ी आया, चाकू आया, ठीक है। तो और ये भी कहा जाता है कि जो उस टाइम का औजार था वो मतलब दिखने में अच्छा नहीं था, मतलब भद्दे थे, बेडोल थे, और सबसे पहले क्योंकि उन्हीं ने बनाया तो होगा ही, है ना फ्रेंड्स। और उनके जो भी पत्थर थे उसमें लकड़ी के हड्डियों के बेंट लगे रहते थे, ठीक। अब फ्रेंड्स हम जानते हैं कि उनका निवास स्थान कैसा था, इसके बारे में, औजार के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो उनका निवास स्थान कैसे था इसके बारे में हम जानते हैं। तो इस काल का मानव गुफाओं में निवास करता था और ये गुफाएं जो तालाबों, नदियों एवं जल स्रोतों के निकट प्राप्त हुई थी। मानव जीवन घुमक्कड़ी था, ठीक है। कभी कभी वो वृक्षों की डालियों तथा पत्तियों की झोपड़ियों में भी अपना घर बना लिया करते थे। तो देखिए फ्रेंड्स, इनका जो जीवन यापन था ये गुफाओं में रहते थे और जो गुफाएं थी वो तालाबों के किनारे रहती थी, ठीक है। और ये लोग हमेशा घूमते रहते थे। क्यों घूमते रहते थे? क्योंकि इनको मतलब कुछ ना कुछ अपने जीवन यापन के लिए वो कुछ ना कुछ ढूंढते रहते थे, ठीक है। तो यही कह रहा है कि कभी ये वृक्ष की डालियों पर ही अपना पत्तियों का ही गुफा बना लेते थे और वहीं ये जीवन यापन करने लगते थे। तो ये रहा उनका निवास स्थान। अब जानते हैं जीविका के साधन, मतलब जिएंगे तो कुछ खाएंगे ही, है ना, ऐसे तो जिएंगे नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कह रहा है कि जीविका के साधन, इस काल में मानव अपनी जीविका के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति के ऊपर निर्भर रहते थे। इन्हें खेती का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। यह अपनी जीविका चलाने के लिए जंगली पशुओं का शिकार करते थे, ठीक है, और मछलियां पकड़ते थे। इसके अतिरिक्त वो कंदमूल, फल खाकर भी अपना भूख शांत किया करते थे और इन्होंने मांस खाना भी सीख लिया था। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये जो इस टाइम के ये थे कच्चे मांस, मतलब कच्चे मांस ही खा जाते थे, ठीक है। अब जीने के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, तो कंदमूल, फल तो मिलता ही था, प्लस इन्होंने कच्चे मतलब मांस खाना भी सीख लिया था और कच्चे मांस ये लोग खाते थे। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए इनकी वेशभूषा कैसी थी। तो इस काल में मानव ने ठंड से बचने के लिए पेड़ों के पत्तों एवं छाल का प्रयोग प्रारंभ किया और इसके बाद मानव पशुओं की छाल पहनने लगा, ठीक है। मतलब कि ठंड से बचने के लिए ये पेड़ों के जो पेड़ के पत्ते हैं उनका प्रयोग करते थे, उनके छाल का, प्लस ये पशुओं की खाल भी पहनते थे। और इस काल में मानव ने हड्डियों की सुइयां बनाकर खालों को छिलना भी सीख लिया था। मतलब कि जो आप नुकीली जो हड्डियां होती है उसके थ्रू जो खाल होते थे,
ठीक है, पशु के खाल हो गए, उसको सिलकर ये पहनते थे। तो ये उनका पहनावा था उस टाइम का। और आग की खोज, ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, आग की खोज, तो आग की खोज सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, ठीक है। और आग की खोज के पश्चात मानव ने उसका प्रयोग ठंड से बचने, रोशनी करने तथा मांस को पकाने के लिए प्रारंभ कर दिया। देखिए सबसे पहले क्या था ना, कच्चा मांस खाते थे, लेकिन जैसे क्योंकि घुमक्कड़े थे तो इन्हें आग का खोज के बारे में पता चला, ठीक है। और आग की खोज सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और आग की खोज के बाद इन्होंने ठंड से बचने के लिए, रोशनी करने के लिए और मांस पकाने के लिए प्रारंभ भी कर दिया। अब हमने ये सब डिस्कस कर लिया। अब मृतक संस्कार उस टाइम कैसे होता था ये भी जानना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ज्ञात होता है कि इस काल में मानव अपने मृतकों को दफना देते थे, है ना, दफना देते थे, और उसके साथ भोजन एवं अन्य उपयोग की वस्तुएं भी रख देते थे। इससे यह अनुमान है कि मानव पुनर्जन्म में भी विश्वास करता था। यानी जो मृतक संस्कार, यानी यदि किसी का मृत्यु हो जाता था तो उसको वो लोग दफना देते थे, और दफनाने के साथ साथ मतलब कि भोजन वस्तुएं कुछ रख देते थे। यानी उनको संस्कार, पुनर्जन्म में विश्वास था, संस्कार के बारे में पता था। अब उनकी कला क्या थी, तो इस काल के अंतिम चरण में मानव ने जंगली पशुओं के चित्र बनाना भी सीख लिया था, क्योंकि जंगली पशु देखते थे। और सोचिए फ्रेंड्स, अभी फर्स्ट आरंभिक काल था और वो लोग मतलब इतना तो मानसिक ज्ञान था कि हाँ वो आग जलाना, ठीक है, और प्लस वो चित्र बनाना। अब चित्र बनाते होंगे तो किसी के थ्रू बनाते ही होंगे, है ना। अलमीरा बना लेते थे, ठीक है। लास्ट को भारत में भीमबेटका की गुफाओं की दीवार पर बने चित्र आज भी इस काल के मानव की कला को दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स, उनके पास कला भी बहुत अच्छा था। अब देखिए संगठन, तो इस काल में मानव टोलियां बनाकर रहते थे। प्रत्येक टोली का एक प्रधान होता था, और प्रधान के नेतृत्व में यह टोलियां भोजन मतलब आहार की खोज भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थी। और यह किसी एक स्थान पर हमेशा नहीं रहते थे, वरन जहां कहीं इन्हें शिकार, कंदमूल, फल आदि पाने की आशा होती थी वहीं वे चले जाया करते थे। नाम से ही शुरू में ही हमने कहा कि घुमक्कड़ी थे, अपना जीवन यापन करने के लिए ये इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका पूरा पूर्व पाषाण काल, यानी पूरा पाषाण काल। आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा, है ना फ्रेंड्स। आई थिंक जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, और आपको कोई भी इसमें अब डाउट नहीं रहने वाला, ये तो मान के चलिए, ठीक है। तो ये पूरा रहा, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल से आप क्या समझते हो, इस काल की प्रमुख विशेषता क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे मध्य पाषाण काल। अगर मध्य पाषाण काल डिस्कस कर लेंगे तो फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, क्योंकि अगर एक हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो फिर आपको आसानी के साथ याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप ये जो हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया, पूरा पाषाण काल क्या है, ठीक है। तो देखिए एक बार अच्छे से आप सभी को रिपीट करवा दूं, है ना। तो देखिए सबसे पहले तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, जिसे पूर्व पाषाण काल कहा जाता है, ठीक। उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल, ठीक है। तो देखिए पूरा पाषाण काल कैसा था। तो सबसे पहले तो हम औजार की बात करते हैं। तो इस काल का जो औजार था, और सबसे पहले तो मानव जीवन, इस मतलब जीवन यापन करना बहुत ही कठिन था, ठीक है। इन्होंने अपने जीवन जीने के लिए और जंगली पशुओं से रक्षा करने के लिए इन्होंने पत्थरों के औजार बनाए। और सबसे पहले इन्होंने क्या किया, तो हथौड़ा बनाया। उसके बाद आपका यहाँ पे कुल्हाड़ी आया, चाकू आया, ठीक है। और इसमें यह भी बोला जाता है कि जो पूरा पाषाण काल का औजार था वो भद्दा था, मतलब कि अच्छा नहीं था, अव्यवस्थित था। और जो भी वो औजार बनाते थे पत्थरों का, उसमें लकड़ियों का या हड्डियों का बेट लगा रहता था, हड्डियों का, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद उनका मतलब खाने पीने के लिए वो क्या खाते थे, तो फ्रेंड्स वो खाने पीने के लिए कंदमूल, फल, ये सब कुछ खाते थे, ठीक है। प्लस वो शिकार करते थे, और वो मांस खाना भी सीख गए थे, और कच्चे मांस भी वो लोग खाते थे, ठीक है। उनका निवास स्थान क्या था, तो उनका निवास स्थान वो गुफाएं में रहते थे। और जो उनका गुफाएं का स्थान था वो नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे था। और उनको घुमक्कड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि वो अपने जीवन जीने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। तो वो मतलब पेड़ की पत्तियों से भी गुफा बनाकर और वहां अपना जीवन यापन करने लगते थे, ठीक है।
ये हो गया। फिर उनको कला का भी ज्ञान था, वो मतलब कि जानवरों का चित्र बनाया करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, और आज भी उनके बनाए गए चित्र स्पेन अमेरिका में आज भी वैसे के वैसे हैं। ठीक है, मतलब उनको मानसिक विकास बहुत ज्यादा था। ये आपके पॉइंट्स हो गए। उसके बाद उनका पहनावा कैसा था, तो उनका पहनावा जो था वो मतलब ठंड से बचने के लिए पेड़ के पत्तियों का, जो पेड़ के पत्ते या छालों का उसका यूज करते थे। ठीक है, प्लस जो जानवरों का था, जानवरों का उसका भी छाल पहनते थे, और वो हड्डियों का सुई बनाकर और उससे सिलकर अपना मतलब कपड़ा पहनते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा पूरा प्रसार काल की विशेषता और आप सभी को। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें एक दो पॉइंट मैंने छोड़ दिया। इन्होंने सबसे पहले तो सर्वप्रथम इसमें आग की खोज की थी। ठीक है, उसके बाद इसने रोशनी जलाना मतलब सीख लिया कि हाँ आग से उजाला भी होता है। मांस को पकाना सीख लिया। ठीक है, और ठंड से बचने के लिए भी आग का इसने खोज किया था। और मृतक संस्कार कैसे करते थे, तो अगर कोई किसी का मृत्यु हो जाता था तो उसको दफना देते थे, और उस मतलब जो मृत शरीर था उसके साथ भोजन या अन्य वस्तुएं उसके पास रख देते थे, यानी पूर्व जन्म का उन्हें संस्कार के बारे में पता था। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत ही अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।